Hey, Khamagani friends, good evening, good morning. How are you doing today? I hope, I am pretty sure you are doing very good. So, this is your friend, mentor, brother Chandresh Chauhan. Welcome to the digital platform of education, Online School India. वेलकम यू ऑल। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलिए, पिछली क्लास में हमने एक बहुत अच्छा चैप्टर शुरू किया था जो कि एक ऑटोबायोग्राफी थी। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बच्चों? आत्मलेखन। मतलब जो आप आत्मा खुद आप जो व्यक्ति होता है वो अपनी कहानी खुद लिखता है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यहां पर हमने पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के अंदर एक फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल करने वाले थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जो रिप्रेजेंट करते थे, वो कैसे वहां अफ्रीका में चेंज लेकर आए अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, और वहां फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन से वहां पर वो चेंजेस लेके आए। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, विद आवर गोल्डन रूल, कमर सीधी, चेहरे पर मुस्कान, लाइक ए शाइनिंग स्टार, लेट्स बिगिन। सो आगे ये क्या कह रहा है? वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो had today have given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Outlaws, बेटा पहला वर्ड आता है आउटलॉज। क्या मतलब होता है आउटलॉज का? आउटलॉज का मतलब होता है जो स्वयं कानून तोड़ता है, कानून का उल्लंघन करता है या कानून तोड़ता है। मतलब यहां कह रहा है कि वी मतलब हम वो लोग जो पहले आउटलॉस करते थे यहां पर कुछ समय पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब हम यहां पर जो पुराने अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम जो अफ्रीका में था, हम उनकी जो नीतियों का जो क्या करते थे, भरसक निंदा या उनका विरोध करते थे, आज खुद क्या कर रहे हैं? हैव टुडे बीइंग गिवन द रेयर प्रिविलेज। रेयर का मतलब होता है बेटा बहुत कम, जो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। मतलब आज हमें क्या मिला? एक रेयर प्रिविलेज मिल रहा है। प्रिविलेज का मतलब होता है बेटा एडवांटेज या फायदा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? फायदा। तो वो कह रहा है कि पहले जो हम खुद वहां के अफ्रीका में लोग कानून हम जो तोड़ते थे, मतलब अंग्रेजों की जो गलत नीतियों का हम विरोध करते थे, आज हम लोगों को वो बहुत मुश्किल वाला एक एडवांटेज वाला मौका मिला है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? होस्ट कर सकते हैं। होस्ट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, खुद प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सोइल। ऑन सोइल का मतलब क्या? हम खुद अपनी मिट्टी पर। मतलब अफ्रीका के अंदर पहले अमेरिकन ब्रिटिश थे। ब्रिटिश जो पॉलिसी लाते थे उसका अफ्रीकन लोग विरोध करते थे। और आज जब अफ्रीकन को खुद को ये राइट मिला कि वो अपनी गवर्नमेंट चलाए, तो वो अपने ही देश में शुरुआत कर रहे हैं नए लॉस की। तो ये बात कहने की, जो पहले हम जिन नीतियों का जिस जगह पर विरोध करते थे, आज उसी जगह पर, उसी धरती पर हमें क्या करने का मौका मिला? काम करने का मौका मिला है। चलिए आगे। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace and for human dignity. अच्छा, अब वो यहां पर क्या करें? We thank all of our distinguished international guests. Distinguished का मतलब होता है फेमस, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, प्रसिद्ध, फेमस। तो हम क्या करते हैं? जो भी अलग 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 देशों से अंतरराष्ट्रीय जो मेहमान हमारे यहां पर आए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। मी कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस। अच्छा, क्योंकि हम उनका धन्यवाद क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये बताते हैं कि अगर वो आए हैं तो उस देश की जो कॉमन विक्ट्री है, जस्टिस मतलब न्याय, जो कॉमन सभी लोगों का मिलकर जो जीत हासिल की है, जो हम लोगों ने न्याय हासिल किया है, शांति के लिए जो हमने प्रयास किए। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। और मानव सम्मान, ह्यूमन डिग्निटी का होता है मानव सम्मान। तो मतलब यहां पर कह रहा है कि हमने क्या किया? जीत के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव सम्मान के लिए जो काम किए, उसके लिए विश्व भर से आए हुए सभी प्रसिद्ध फेमस लोगों का हम दिल से थैंक यू करते हैं। यहां पर नेल्सन मंडेला जितने भी अपने गेस्ट हैं, उन सबको क्या करें? दिल से उनको थैंक्स करें कि अगर आप यहां आए तो बताता है कि आपकी सोच भी कैसी है। आपकी सोच ये है कि आप कॉमन लोगों की जीत में आप साथ देते हैं, आप ह्यूमन डिग्निटी को ज्यादा फेवर करते हैं। मतलब अगर
आप यहां आए तो हमें पता चलता है कि आप भी ह्यूमन डिग्निटी पे बिलीव करते हैं। अगर बाकी की दुनिया के लोग यहां आए तो मतलब वो लोग भी पीस में बिलीव करते हैं, तो उन लोगों को उन्होंने थैंक्स बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have at last achieved a political एमनिपिशन, मतलब क्या बोल रहा है, एमनिसिपेशन बच्चों, सॉरी मैंने गलत, मुझे रिफ्लेक्शन से नजर नहीं आया। एमनिसिपेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप किसी चीज से मुक्त हो जाते हो। एमनिसिपेशन का मतलब होता है किसी से आपको क्या मिल जाती है, आजादी मिल जाती है। तो वी हैव एट लास्ट अचीव पॉलिटिकल, के आखिरकार हमें राजनीतिक रूप से फ्रीडम मिल गई है। पॉलिटिकल रूप से हमें क्या प्राप्त हो गई है, फ्रीडम प्राप्त हो गई है। वी हैव, वी कौन है यहां पर, वी है यहां पर अफ्रीका और अफ्रीकन्स के बारे में बात की जा रही है। तो अफ्रीका या अफ्रीकन्स, ठीक है बेटा। चलिए, तो वो कह रहे हैं हमें यहां पर एट लास्ट पॉलिटिकल आजादी को प्राप्त तो हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो हम शपथ लेते हैं। प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना। प्लेज का मतलब क्या होता है, शपथ लेना। शपथ लेना, कसम खाना, या हम कह सकते हैं वादा करते हैं, ठीक है, वादा करना। एक प्लेज से मिलता जुलता शब्द है ओथ। ओथ का मतलब भी अटूट, थोड़ी जैसे शपथ लेना उसको कहते हैं। तो यहां पर कहते हैं हम लोग शपथ लेते हैं कि हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये वादा करते हैं कि हम क्या करेंगे, लिबरेट रहेंगे, अपने आप को आजादी की तरफ काम करेंगे। आजादी किससे मिलनी है हमें, अब आजादी क्या प्राप्त करनी है हमें, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन। बंधन क्या मतलब होता है बॉन्डेज का मतलब, बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन। तो वो कह रहा है कि अब हमें क्या काम करना है, अपने आप को आजाद रखना है गरीबी के जाल से, गरीबी के बंधन से। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। डेप्रीवेशन का मतलब होता है बेटा किसी की गुलामी जैसा, जिसमें आप बहुत ज्यादा सफर करते हो। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर मतलब होता है जैसे फीमेल मेल, तो ये अलग अलग जेंडर हो गए ना बच्चों। एक आपको बात बताता हूं, हम नॉर्मली देखते हैं तो पूछते हैं, कहीं एग्जाम में जाते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो पूछते हैं कि आपका जेंडर क्या है, तो वहां क्वेश्चन जो फॉर्मेट में ना, फॉर्म फिलअप में हमें लिखा हुआ होता है मेल या फीमेल। आपको क्या लगता है ये सही है बेटा? नहीं बेटा, गलत है। क्योंकि बेटा अगर हम आजादी की बात कर रहे हैं, हम इक्वल स्टेटस देने की बात कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ मेल फीमेल है तो ट्रांसजेंडर लोगों की आजादी की बात कौन करेगा? हम भी अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो ये कैसी आधी इक्वलिटी की सोच लेके हम आगे आ रहे हैं कि जहां हम कहते हैं सिर्फ मेल और फीमेल को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। बेटा हम ही में से कुछ लोग सोसाइटी में रहते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं और हम ही उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो ट्रांसजेंडर बेसिकली कौन होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में किन्नर कह सकते हैं। कुछ कुछ लोग तो इससे भी गंदा वर्ड ओलाना के लिए यूज करते हैं बेटा, लेकिन बहुत गलत बात है। तो जेंडर में अगर बात करूं तो आप मेरे स्टूडेंट हो, बिकॉज आई एम ए लॉयर, तो मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चों का जो भी बौद्धिक स्तर है, जो सोचने की क्षमता, जो दायरा, वो हमेशा फैला हुआ रहे, बड़ा रहे। तो सिर्फ जेंडर में मेल फीमेल नहीं बच्चों, अगर हमें एक देश में अच्छा विकास करना है तो इसी एज में आप समझिए कि जेंडर 3 टाइप के होते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। वैसे अगर ग्रामेटिकली देखें तो 4 टाइप के होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन, वो अलग बात है। लेकिन जब हम यहां पर बात कर रहे हैं जेंडर की, तो हमें सिर्फ मेल फीमेल के नहीं, हमें ट्रांसजेंडर के बारे में भी सोचना है। चैप्टर में नहीं बता रखा है, लेकिन बेटा अब हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमें दूसरों के बारे में, क्योंकि ज्ञान क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशन, नॉलेज, नॉट एजुकेशन, नॉलेज हमें यह बताता है कि सबका कैसे डेवलपमेंट हो, और सब में ये लोग भी आते हैं। तो बच्चों आज से आप भी उनको अपना पार्ट मानिए, उनको देखकर जोक्स मत क्रैक कीजिए बेटा, उनको भी बुरा लगता है। जैसे अगर आप पर कोई फिजिकली कोई जोक क्रैक कर दे कि ये कैसा मोटा है, ये कैसा दुबला सा सुकड़ा हुआ सा है, तो आपको बुरा लगता है, तो इन पर मजाक नहीं करना है। तो चलिए वापस स्टिक टू आवर चैप्टर, कि हमें अब जेंडर के बेस में कोई भेदभाव नहीं करना है, और कोई भी टाइप का अदर डिस्क्रिमिनेशन, कोई और प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना है, कोई और प्रकार की भेदभाव वाली बात हमें नहीं करनी है। तो ये हमें कौन कह रहा है, इस शपथ में नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं
Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब वो कह रहे हैं कि यहां पर अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो बहुत ही प्यारी सी सुंदर लैंड है, ब्यूटीफुल लैंड, यहां कौन सी है? यहां ब्यूटीफुल लैंड है बच्चों अफ्रीका, याद रखना, क्योंकि यहां अफ्रीका के बारे में बात की जा रही है। तो वो कह रहे हैं अब इस कभी भी सुंदर जगह पर कभी भी इस प्रकार का ऑपरेशन का मतलब होता है मैल ट्रीटमेंट, मतलब बुरा व्यवहार, गंदे तरीके से साथ पेश करना। तो कह रहे अब इस धरती पर, अफ्रीका की इतनी सुंदर धरती पर अब कभी भी कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, किसी को कोई दबाएगा नहीं, किसी को कोई सप्रेस नहीं करेगा, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार होगा, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा या कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रियाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो कह रहे कि सूर्य जो है ना कभी भी अब अस्त नहीं हुआ। राइन का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, द सूरज अब कभी भी जो हमने इतना ग्लोरियस, शानदार, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, तो मनुष्य ने जो अब इतना शानदार अचीवमेंट प्राप्त किया ना अफ्रीका में, इसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम राइन, राइन का मतलब होता है साम्राज्य या चलना। तो अब क्या है? फ्रीडम, आजादी का साम्राज्य होना चाहिए, आजादी की लहर होनी चाहिए बच्चों। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका पर हमेशा क्या बनाए रखे? आशीर्वाद बनाए रखे। राइन का मतलब, ये राइन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रबलता चलती रहे। लेट फ्रीडम राइन मतलब हमेशा आगे चलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in a perfect formation over the Union buildings. अब क्या करें? ये जब शपथ समारोह हो गया, जब ये सब पहले डेप्यूटी सेकेंड प्रेसिडेंट ने, फिर डेप्यूटी फर्स्ट प्रेसिडेंट ने, फिर प्रेसिडेंट, सब ने जितना भी उनकी मिनिस्ट्री थी शपथ ले ली, तो उसके कुछ क्षणों के बाद We all lifted our eyes, हम सभी लोगों ने अपनी आंखों को ऊपर उठा के देखा। मतलब उठा के क्यों देखा? क्योंकि उन्होंने देखा वहां इन ओ एज स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ, वहां पर शानदार, स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है शानदार या मन मोह लेने वाला, शानदार नजारा था। किस चीज का नजारा था वहां पर? साउथ अफ्रीकन जेट्स। जेट्स का मतलब होता है बेटा बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट्स, या एयरक्राफ्ट भी हम कह सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि अब जब सब कुछ शपथ हमने ले ली, तब हमने आंखों को ऊपर करके देखा, क्योंकि हमने अफ्रीका के जो हवाई जहाज, जो जेट थे, वो शानदार अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हेलीकॉप्टर्स भी थे, ट्रूप कैरियर्स भी थे। ट्रूप कैरियर्स क्या होता है बेटा? कुछ तो फाइटर प्लेन्स होते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर होते हैं युद्ध में जो डायरेक्ट वॉरफेयर में होते हैं, परंतु कुछ ऐसे एरोप्लेन से होते हैं जो क्या करते हैं? मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करने का काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रूप कैरियर। तो वो ट्रूप कैरियर जो ले जाने वाले थे वो थे रोड का मतलब था गर्जना। एक मिनट बेटा, ये सब मैं डिलीट कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आते हैं रोर मतलब गरजना, एकदम आवाज आती ना जोर से, तो वो सभी जो ऊपर से जा रहे थे तो बहुत तेज उनकी आवाज आती थी, गरज थी उनकी। परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन या प्रेसिडेंट का जो सारा चल रहा था सेरेमनी, उस बिल्डिंग के ऊपर से ये शानदार फॉर्मेशन जो जा रहे थे। फॉर्मेशन मतलब एक आकृति, जब एक शेप में, जैसे आपने भी 26 जनवरी को देखते होंगे, जब जो हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे, तो आप देखते हो कि इंडिया गेट से जो चलती है राष्ट्रपति भवन की तरफ, ये जो परेड चलती है, तो उसमें ये फॉर्मेशन में एरोप्लेन्स भी उड़ते हैं। तो यहां पर भी वो बताया गया है बच्चों। आगे देखते हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी to democracy, to a new government that had been fairly and fairly elected. अब क्या है कि ये जो वहां पर चल रहा था, ये डिस्प्ले मतलब जो चीजें दिखाई जा रही थी, वो पिन पॉइंट प्रिसिशन का मतलब क्या है? एकदम सूझबूझ के साथ काम करने वाला
जो चक्र होता है, जो लय होती है, उसे बोलते हैं पिन पॉइंट प्रिसीशन। पिन पॉइंट मतलब होता है एग्जैक्ट, पिन पॉइंट का मतलब होता है एग्जैक्टली, और प्रिसीशन का मतलब होता है ध्यान से, केयरफुल। तो ये जितना भी जो एरोप्लेन जा रही थी, सिर्फ पिन पॉइंट केयरफुली काम से नहीं हो रहा था, या मिलिट्री फोर्स की नहीं हो रहा था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू अ डेमोक्रेसी। परंतु ये क्या है, एक तरीका का डेमोन्स्ट्रेशन था। डेमो का शॉर्ट फॉर्म हमें पता है, डेमो मतलब जो कोई चीज करके दिखाते हैं। वो किस चीज का डेमो था? सेना की मिलिट्री का मतलब होता है सेना, लॉयल्टी का मतलब होता है उनका जो देश के प्रति जो जज्बा होता है, देश के प्रति जो समर्पण होता है। वो बता रहे कि सेना का जो समर्पण है, सेना का जो विश्वास है डेमोक्रेसी की तरफ, लोकतंत्र की तरफ, ये दिखाता था। किसकी तरफ? ताकि जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो कि फ्रीली, एकदम खुले और आराम से, मतलब जिसमें कोई चिटिंग नहीं हुई, इलेक्टेड, ऐसी गवर्नमेंट पर विश्वास दिखा रहे हैं। जो चुनाव हुए थे वो उन्मुक्त हुए थे, किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। ऐसी सरकार पर सेना और उनकी जो डेमोक्रेसी थी उसके ऊपर जो विश्वास था, ये उसका भी एक शानदार नजारा था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दे चेस्ट बी डेक्ड with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their royalty। अब क्या हुआ? ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स, जो साउथ अफ्रीका की डिफेंस, सुरक्षा, डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा, तो सुरक्षा की जो फोर्स थी, उसके जो बड़े बड़े अफसर लोग थे, ऑफिशियल्स थे, वो साथ में पुलिस, दे चेस्ट बी डेक्ड विथ रिबन्स। दे चेस्ट का मतलब क्या होता है? सीना, और बी डेक्ड का मतलब होता है सजा धजा। तो मतलब वो जो सेना के सैनिक थे, पुलिस के अधिकारी थे, उनका सीना कैसे सजा धजा था? रिबन से, और मेडल्स, जो उनको मेडल्स, जो उन्होंने काम किए, तो उसके जो आपने देखा ना, पुलिस अफसर या मिलिट्री के जो भी पर्सन होते हैं, उनके सीने पर क्या होता है? मेडल्स होते हैं, वो लगे हुए थे। सल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर रॉयल्टी, तो उन्होंने मुझे क्या किया? सल्यूट किया और प्लेज्ड देयर रॉयल्टी, अपनी जो लॉयल्टी थी देश की तरफ और मेरी तरफ जो वफादारी थी, उनकी उन्होंने कसम खाई। उन्होंने मुझे सल्यूट भी किया और मुझे क्या किया? यह विश्वास दिलाया कि मैं आपकी तरफ वफादार हमेशा बने रहेंगे। वो कौन? डिफेंस फोर्स ऑफ अफ्रीका एंड पुलिस ऑफ अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। अब बेटा यहां पर बहुत शानदार बात निकल के आ रही है, बहुत ही मजेदार वाली बात निकल के आ रही है। वो कह रहे हैं कि आज जो मुझे अफसर या पुलिस वाले, जो साउथ अफ्रीका के पुलिस और अफसर है ना, जो मुझे सल्यूट कर रहे हैं ना, मुझे आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मुझे ये पता है, मैं जानता हूं कि जो लोग मुझे आज सल्यूट कर रहे हैं ना, जब अफ्रीका आजाद नहीं होता तो पहले ये ब्रिटिश के अंदर काम करते थे, इन लोगों ने ही मुझे गिरफ्तार किया था। मतलब जो लोग आज मुझे सलामी दे रहे, पहले मुझे क्या करते थे? पहले मुझे क्या करते थे? अरेस्ट करते थे, क्योंकि मैं उस समय क्या था? एक तरह का रिबेलियन था। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and a gold, the new South African flag। अब क्या? आखिरकार चेवरॉन का मतलब होता है, क्या होता है? एक बैज की तरह होता है, एक ग्लो होता है। बेटा आपने देखा ना कि जैसे ये एक फाइटर प्लेन है, ये फाइटर प्लेन है बेटा, ठीक है, ऐसे ही होता है ना लगभग। ये पीछे, ये जब उड़ता है हवा में, ये जब हवा में उड़ता है तो पीछे, अपने पीछे ना कभी कभार एक स्ट्रॉन्ग सा, एक धुएं जैसा पट्टी छोड़ के निकलता है, एक धुएं जैसी पट्टी छोड़ के निकलता है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं हम शेवरॉन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आखिरकार अब जब ऊपर वहां इंपेला जेट्स जो उड़ रहे थे, वो जब उड़े तो अपने पीछे क्या कर रहे थे? उन्होंने एक पट्टी, एक चमक छोड़ी थी। किस चीज की? धुआं छोड़ा था, काले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, ब्लू रंग का और गोल्डन रंग का। इन्हीं रंगों से बनके क्या बनता है? साउथ अफ्रीका का जो नया झंडा है, जो नया राष्ट्रीय ध्वज है, वो बनता है। तो उन्हीं रंगों को उन्होंने, जेट्स ने अपने पीछे धुएं की रोशनी में इसको ऐसा रंगों को छोड़ा, मानो जैसे आसमान में, गगन के ऊपर साउथ अफ्रीका का ध्वजा लहराई जा रही है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikil Afriki and black singing Die Stamp, the old anthem of Republic. अच्छा, अब क्या है बेटा, यहां पर एक बहुत सुंदर बात हमें पढ़ने को समझ में आ रही है। यहां हम कह सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में भिन्नता, वो वाली जो बात है ना, भिन्नता में एकता होती है, एकता में भिन्नता होती है, आई थिंक एकता में भिन्नता, वो वाली बात हमें समझ को आ रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात समझ में आ रही है। क्या कि ये डे वाज सिंबलाइज्ड, मतलब साक्षी था। सिंबलाइज का मतलब होता है साक्षी, या जिसे हम कह सकते हैं जो चीज हमें एक्सप्रेस कर रहा है या कोई चीज का सबूत हो, एविडेंस। तो ये जो खास दिन था, ये जो खास दिन था बच्चों, ये एक तरह का क्या था, साक्षी था। किस चीज का, कि वहां पर दो राष्ट्रीय एंथम्स गाए जा रहे थे, टू नेशनल एंथम्स गाए जा रहे थे। अब बेटा देश एक है लेकिन दो नेशनल एंथम्स है। कैसा, कि भाई ये विजन है। विजन क्या है, पहला विजन होती है सोच। व्हाइट्स का जो सिंगिंग, व्हाइट का जो नेशनल एंथम था कोसी सिकेल अफ्रीकी, तो ये व्हाइट्स लोगों का नेशनल एंथम था। और ब्लैक्स लोग गाते थे डाई स्टैम्प, जो पुराना रिपब्लिक जो था, ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, उसका था। तो अब व्हाइट लोग अलग नेशनल एंथम गाते थे, ब्लैक लोग अलग नेशनल एंथम गाते थे। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम अब अलग तो है नहीं, हम एक है, तो क्यों ना हमारी भावना भी एक कर ले, तो हम दो नेशनल एंथम रखते बजाय एक के। ठीक है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अब क्या है, वो एक बात ये भी मान रहे कि हाँ ये बात भी सच है कि जो व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम था वो ब्लैक लोगों को नहीं आता था। लिरिक्स मतलब होते हैं उसके शब्द, बोल। व्हाइट लोगों के नेशनल एंथम ब्लैक लोगों को नहीं आता था, ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम नहीं आता था। हम क्या कर रहे थे, पहले एक दूसरे के नेशनल एंथम से, यहां से पहले अफ्रीका में चुनाव होने से पहले नफरत करते थे, क्योंकि पहले तो वहां मोनार्की या डिक्टेटरशिप जैसा था। लेकिन अब वो क्या करें कि धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने की आदत हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे हम गाएंगे तो हम एक दूसरे के दिल से हम उन शब्दों को, वर्ड्स बाय हार्ट्स, मतलब हम दिल से उन शब्दों को गाएंगे। तो मतलब वो कह रहे हैं पहले तो हम एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन अब हमने नई शुरुआत करी तो धीरे 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 हम दिल से एक दोनों दूसरों के नेशनल एंथम को सम्मान भी देंगे और हम गाएंगे भी बच्चों। चलिए आगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. अब इनॉग्रेशन का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मुहूर्त या शुभ शुरुआत, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। ठीक है, ये आता है। तो इनॉग्रेशन जो था, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है बहुत खुश होना। ओवरवेल्म्ड का मतलब बहुत खुश होना, मैं बहुत ज्यादा खुश था। विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, हम अपने जो इतिहास से थे, इतिहास की बात से हम बहुत ज्यादा खुश थे। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब वो क्या करें कि मुझे I was overwhelmed with the sense of history, मुझे अपनी हिस्ट्री के बारे में भी पता है, मुझे मैं जानता हूं, क्योंकि पहले के कुछ दशक में, पहले के कुछ दशक में क्या था, 20th सेंचुरी। बेटा अगर 20th सेंचुरी है तो 20th सेंचुरी का पहला का दशक क्या होगा, 1910। जब बात 20th सेंचुरी होती है ना तो ईयर पीछे जाता है। जैसे अभी 21st सेंचुरी है तो ईयर कौन सा चल रहा है बेटा, ईयर चल रहा है 2022। ठीक है ना। अब आपको अगर 21st सेंचुरी है तो 2022 होना चाहिए, नहीं बच्चों 2022 नहीं होगा, 2022 नहीं होगा, है ना। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि जब 1910 के आजू बाजू पहले कुछ साल में एंग्लो बोर वॉर हुआ था ना, मेरे जन्म से भी पहले, मतलब नेल्सन मंडेला के जन्म से भी पहले, तो व्हाइट कलर के जो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो कि पूरा ब्लैक लोगों के खिलाफ था। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया था जो कि पूरा ब्लैक लोगों के खिलाफ था, और वो बनाया भी कहा था ब्लैक लोगों की जमीन पर, साउथ अफ्रीका में बनाया था। मतलब व्हाइट लोगों ने बहुत ज्यादा क्या किए थे, अत्याचार किए थे, किसके ऊपर,
ब्लैक लोगों पर, और उन्हीं की धरती पर, ब्लैक लोगों की ही धरती पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जस्ट ए मिनट, हाँ, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। अच्छा, अब वो कह रहे द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, ब्रिटिश लोगों ने पॉलिसीज जो बनाई थी कि ऑन द बेसिस, वो किस पर था? वो था हार्शिएस्ट। हार्शिएस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला। किसको तकलीफ देता था? ब्लैक लोगों को, अफ्रीकन लोगों को। मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है बहुत क्रूल, जो बहुत निर्दयी, ऐसे रूल थे जिसपे निर्दयी थे, दया नहीं करते थे वो लोग। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, ऐसे रूल जो आज तक की सोसाइटी ने कभी नहीं देखे थे। तो ब्रिटिश ने इतने खतरनाक रूल्स बनाए थे, इतने निर्दय कानून बनाए थे, ऐसे रूल जो आज तक किसी समाज ने नहीं देखे थे। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि 1910 में तो बहुत गंदे कानून बने थे, लेकिन अब लास्ट डेकेड मतलब 1990 में, मतलब तो इसके बीच का कितना डिफरेंस हो गया? 80, ठीक है। तो 1910 में गंदे कानून बने थे और 1990 में नया कानून आ गया, जहां पर नेल्सन मंडेला चुन के आए थे। तो वो कह रहा है कि अब इसमें बदलाव है। इस और मेरा जीवन का खुद का कौन सा साल है? 8th डेकेड। 8th डेकेड का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि 1 डेकेड इक्वल्स टू 10 ईयर और 8 डेकेड इक्वल्स टू हो जाएंगे 80 ईयर। तो देखो बेटा, ऊपर मैंने मैथ्स की है, यहां भी 80 है, यहां भी 80 है, तो यहां 80 साल के तो नेल्सन मंडेला खुद हो गए, इसलिए वो अपने आप को बोल रहे हैं 8th डेकेड ऑफ एज अ मैन। तो वो कह रहे हैं, वापस से मैं समझाता हूं, कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए लिख के बताया ताकि आप समझ लो और आप बार बार इसे देख लो, कंफ्यूज मत हो। तो मतलब वो कह रहे हैं कि पहले 1910 में अंग्रेजों ने बहुत गंदे कानून बनाए, फिर 1990 में बहुत अच्छे कानून आ गए थे जो हम लोग लेकर आए थे, और उस समय मैं खुद 80 साल का हूं। कौन? नेल्सन मंडेला। और वो कानून कैसे हैं? हमने पुराने कानून को हटा दिया हमेशा के लिए। किस कानून से? नए कानून से, जो कि क्या देता है? राइट्स देता है, फ्रीडम देता है सभी लोगों को, चाहे उनका कोई भी स्किन का कलर हो, चाहे श्वेत हो या श्वेत हो, चाहे गोरे हो या काले हो, हम सभी को बराबर का अधिकार देते हैं। बेटा, हमारे भारत में एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार की फिल्म थी। उन्होंने गाना, उसमें अंदर गाना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मतलब है रीत जहां की प्रीत जहां। आज ये भी गाना गूगल करना है, अपने पेरेंट्स से पूछना, उसमें गाना है, एक बोल है मुखड़े का, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ये चीजें हर कंट्री में, इंडिया जैसे देश में भी है कि हम काले गोरे में भेद नहीं करते कि कोई काला है कोई गोरा है, हमारा हर दिल से नाता है और हमें कुछ भले आए ना आए, हमें प्यार निभाना आता है। तो ये वही कानून बता रहे हैं कि कोई काला गोरा नहीं है, कानून की नजर में सब बराबर है, सब इक्वल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे ये कह रहे हैं हम, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage has never been counted or repaid। अब वो कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज का जो दिन आया है ना, आज का दिन जो हम आजाद हुए, ये दिन किनकी बदौलत आया है? उन बहुत सारे अविचारणीय, अनइमेजिनेबल का मतलब है जिनको हम सोच भी नहीं सकते, इतने सारे असंख्य सैक्रिफाइसेस का मतलब होता है बलिदान। बहुत सारे लोगों को बलिदान, हजारों लोगों का बलिदान आया है, बहुत सारे लोगों का बलिदान जिन्होंने बहुत सफर किया है, और जिनकी हिम्मत, करेज का मतलब होता है साहस, करेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत। इसको हम इंग्लिश में एक सिनोनिम्स अच्छा है, स्पिरिट भी बोलते हैं, कि उनके बलिदान और साहस की वजह से आज हम ये कर पाए। और क्या बात है, उन्होंने इतना बलिदान दिया कि आज हम उनको रीपेड भी नहीं कर पा रहे, हम उनको धन्यवाद भी नहीं कर पा रहे। मतलब हजारों लोग इस स्वतंत्रता के जो संग्राम हुआ था अफ्रीका के अंदर मारे गए हैं, और आज जो अच्छा दिन आए तब उनको याद, मतलब उनको एक एक को याद भी करके उनको ट्रिब्यूट भी नहीं दे पा रहे, मतलब हमें याद भी नहीं है, इतने असंख्य लोगों ने बलिदान दिया। ये वहां पर बात कही जा रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। I felt that day, as I have so many other days, that I was simply the sum of those African patriots who had gone before me. अच्छा, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त या राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीय भक्त या देशभक्त भी कह सकते हैं, मातृभक्त, देशभक्त, ठीक है। तो वहां पर क्या जा रहा है, क्या कह रहा है, आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, एज आई हैव सो ऑन सो मेनी अदर डेज, वो कह रहा है कि जो आज मुझे एहसास हुआ, जिस दिन आजादी की प्रेसिडेंट शपथ ले रहे थे ना, वो कह रहा है आज जो मुझे एहसास हुआ वो मुझे पहले भी बहुत बार एहसास हो चुका है, क्या कि ये जो भी अफ्रीकन, ये जो दिन आया है, हु हैड गॉन बिफोर मी, उन राष्ट्रभक्तों की वजह से आया है, देशभक्तों की वजह से आया है, जो मेरे से आज पहले जा चुके हैं, इस दुनिया से भी जा चुके हैं। मतलब मैं रोज उनको धन्यवाद देता हूं कि आप ही के बलिदान से आज साउथ अफ्रीका स्वतंत्र हुआ है, आजाद हुआ है, रिपब्लिक हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The long and noble line ended and now began again with me. अब क्या हुआ? That long and noble line ended and now began again with me. अब वो जो बातचीत चल रही थी, वो बड़ी बड़ी अच्छी लाइन चली, वो खत्म हो गई। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices have wrought. यहां ब्रॉड का व्रॉट कर दिया, चलो ठीक है, वो व्रॉट भी होता है। चलो क्या कह रहा है कि मैं धन्यवाद देता हूं, मैं दिल से धन्यवाद तो देता हूं, लेकिन मैं दुखी भी हूं। आई वॉज पेन्ड, पेन होता है, वर्ड बनता है पेन, और जिसका मतलब होता है दर्द। अब जब ये ईडी लगा देते तो ये पास्ट फॉर्म हो जाती कि मैं दर्द में था, मैं बड़ा दुखी था। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं दे सकता जिन लोगों के बलिदान की वजह से ये आज का दिन आया है। उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने, राष्ट्रभक्त ने, जिन्होंने अपने प्राणों की निछावर दे दी, प्राणों का सबसे सर्वश्रेष्ठ बलिदान दे दिया, उन लोगों को मैं धन्यवाद भी नहीं दे सकता। इस बात का नेल्सन मंडेला का बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है बच्चों। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अपार्थाइड आपको पता है इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वाली जो पॉलिसी है ना व्हाइट और ब्लैक के बीच में, कि ये जो पॉलिसी है ना अपार्थाइड वाली, इन्होंने क्या किया, बहुत गहरे और कभी ना भरने वाले घाव दिए। वूंड का मतलब क्या होता है? वूंड का मतलब होता है घाव या जख्म, घाव या जख्म। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी, एपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम की जो पॉलिसी थी, उन्होंने हमारे देश में बहुत गहरे और कभी ना खत्म होने वाले ऐसे घाव दिए हैं। इन माई कंट्री एंड माई पीपल, किनको? मेरे देश को ये घाव दिए और मेरे देश के लोगों को ये सारे घाव दिए एपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम की। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? All of us will spend many years. हम जितने भी लोग हैं ना, बहुत साल लगा देंगे, हम जनरेशन भी लग जाएंगे इस घाव से उभरने के लिए। शायद हमें लगता है घाव ये कभी जाएंगे भी नहीं। प्रोफाउंड का मतलब तो गहरे जो जख्म होते हैं, जो जख्म बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, अंदर तक चले होते हैं, उन जख्मों को कह रहे हैं। मतलब ये जो एपार्थाइड पॉलिसी थी अंग्रेजों ने व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की, उसने इतने गहरे घाव दिए मेरे और मेरे देश को कि हम आगे बहुत सालों तक अगर चले भी जाएं, देश के आजाद होने के बाद भी, फिर भी इसके जख्म रहेंगे और हमेशा ये हमें चुपते रहेंगे, हमेशा ये हमें बताते रहेंगे बच्चों। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैज अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर सिसिलिस, the chief Luthlis, the Yusuf Dados, the Bran Fishers, the Robert Subukwus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, generosity, and their like may never be known again. चलिए अब क्या करें? But the decades of oppression and brutality, brutality का मतलब था निर्मम, बहुत खतरनाक, निर्मम, निर्मम कह सकते हैं हम, क्रूरता। क्रूरता क्या होता है? क्रूरटी मतलब बहुत से दशकों तक ये हमें जो दबाया जाता था और हम पर जो आतंक या हम पर जो क्रूरता होती थी, एक के बाद एक इन्होंने हमें बहुत सारे प्रभाव दिया। इसी की वजह से इतने, जितना ज्यादा अंग्रेजों ने हमें दबाया है, ये कह रहे हैं साउथ अफ्रीका के लोग या नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जितना ज्यादा अंग्रेजों ने हमें दबाया है, उतनी इस देश की मिट्टी ने, साउथ अफ्रीका के देश की मिट्टी ने
एक से बढ़कर एक नेता को आगे किया है, एक से बढ़कर एक मोती को आगे किया है, एक से बढ़कर एक डायमंड्स को। यहां लोगों को डायमंड से कंपेयर करने की बात कर रहा हूं मेरे बच्चों। वो लोग कौन कौन थे? ये सारे ऑलिवर थैमोस, वॉल्टर सिसिलियस, चीफ यूसुफ डाडोस, ब्रायन फिशर्स, रॉबर्ट सुबिकुस, ये सब लोग ऐसे कैसे आगे आते रहे जो कि क्या थे? मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। ये ऐसे लोग थे जिनमें क्या था? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है करेज का मतलब अदम्य साहस, अदम्य साहस, बहुत ज्यादा वीरता, बहुत ज्यादा करेज, बहुत ज्यादा पौरुष। ऐसे लोग, विजडम का मतलब होता है ज्ञान, तो ये बहुत ज्यादा करेज तो था ही था, ज्ञानी भी थे, और ये जेन्युइनिटी भी थे। जेन्युइनिटी का मतलब क्या था? विनम्रता, विनम्रता। तो विनम्रता भी थे, और ऐसे ऐसे लोग थे, नेवर बी नोन अगेन। लगता है कि ऐसे लोग हमें दिखने को मिलेंगे नहीं शायद। इतने शानदार लोग थे, इतने बढ़िया लोग थे, लग नहीं रहा है कि इस प्रकार के लोग हमें कभी देखने को भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी फोटोज हमने स्लाइड्स में दे रखी है। ये ऑलिवर थैम्बो है, वॉल्टर है, ये चीफ है, ये यूसुफ है, ब्रायन फिशर्स है, ये रॉबर्ट है। ये उतने लोग थे। देखो नीचे लिख भी लिखा है, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपार्थाइड जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके खिलाफ बहुत सशक्त रूप से क्या किया था? विद्रोह किया था, और उसके खिलाफ एक जंग भी जारी की थी। चलिए आगे। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. ये क्या कह रहा है? Perhaps, perhaps का मतलब क्या होता है बच्चों? शायद। बेटा ये लिखते रहना साथ में। या संभवतः, शायद को संभवतः भी बोलते हैं। इसका आपको मैं एक सिनोनिम्स देता हूं इंग्लिश में, प्रोबेबली, प्रोबेबली, ठीक है। तो ये कह रहा है परहैप्स मतलब शायद, शायद ये जो गहराई थी ऑपरेशंस की, मतलब ये जो ऑपरेशंस हम पर, ये क्रूरता हम पर हुई थी, इसी की वजह से इतने महान महान लोगों का चरित्र उभर के आया। जितना उन लोगों ने, जितना अंग्रेजों ने इन पर क्रूरता की, उतना ही शानदार व्यक्तित्व राष्ट्रभक्त वाला निभर के आया। मतलब कहते ना, जितना आग में जलाया जाता है सोना, उतना ही जलकर कुंदन सुंदर बन जाता है। जितना आप डायमंड सालों साल अंदर दबाव रहता है, उतना ही चमकदार हीरा बन जाता है। तो कह रहे कि यही शायद कारण है कि जितना उन लोगों ने दबाया, उतना ही हमारे देश के लोगों का जो राष्ट्रवादी या कह सकते हैं हम देशभक्त जो कैरेक्टर था वो निकल के आया। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. वाह क्या बात है बच्चों, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये क्या कह रहे हैं कि मेरा जो देश है ना बहुत रिच है, बहुत अमीर है। किन चीजों में? मिनरल्स और जैम्स में। बेटा आपको पता भी होगी कि गोल्ड हो या डायमंड हो, अफ्रीका में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अफ्रीका में बहुत ज्यादा माइंस होती है, खनन है होता है उनका, जहां पर क्या मिलता है? उनकी मिट्टी के नीचे क्या मिलता है? अच्छी अच्छी चीजें ये मिलती है। लेकिन वो मानते हैं, वो कौन? नेल्सन मंडेला कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे देश की जो सबसे बड़ी दौलत है, ग्रेटेस्ट वेल्थ का मतलब है सबसे बड़ी पूंजी, वेल्थ क्या है? हमारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कम होते हैं, जो बहुत ही सच्चे होते हैं। किससे? बहुत अच्छे होते हैं। किससे अच्छे होते हैं? सबसे बड़े डायमंड से भी। दुनिया के सबसे अच्छा डायमंड क्यों ना हो, उनसे भी मैं ज्यादा अच्छा मानता हूं कि हमारे जो देश के लोग हुए वो डायमंड से भी अच्छे हैं, वो उन मिनरल से भी अच्छे हैं। ये इनकी सोच है नेल्सन मंडेला की, जो रियली में बहुत शानदार है बच्चों। चलिए आगे। It is from these comrades in the struggle that I have learned the meaning of courage. कॉमरेड्स का मतलब होता है जो किसी चीज में लगे रहते हैं, जो किसी चीज के खिलाफ विरोध करते हैं, युद्ध सा करते हैं, रिबेलियन जैसे। तो वो कह रहे हैं कि शायद ये नहीं, कॉमरेड्स की स्ट्रगल मतलब युद्ध के वजह से मुझे लगता है कि मैंने कौन? यहां मैंने का मतलब है मैं कौन है? नेल्सन मंडेला। कि मैंने असल मायनों में करेज क्या होता है, साहस क्या होता है, वो मैंने सीखा है। मतलब नेल्सन मंडेला कहता है कि आज अगर मुझ में कोई साहस, हिम्मत आया है, जोश या जज्बा आया है, तो उसका सारा श्रेय इन लोगों की वजह से, इनको देखकर ही हमें और हिम्मत आ जाती है। चलिए। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया।
अक्सर मैं देखता हूं, बार बार समय समय पर देखता हूं, मुझे पता है कि बहुत पुरुषों और स्त्रियों ने इस देश के इस आइडिया के लिए अपना जीवन को रिस्क में डाला है और बलिदान भी दिया, अपने जीवन भी दिया है बच्चों। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. वो कह रहा है कि मैंने देखा है, नेल्सन मंडेला कह रहा है कि मैंने देखा है, men stand to attack and torture. मैंने देखा कि लोगों पर हमले किए जाते थे, लोगों को क्या किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर का मतलब क्या, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, उनकी हिम्मत तोड़ी जाती थी, लेकिन उनकी हिम्मत विदाउट ब्रेकिंग, उनकी हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटी। ये बताता है कि हमारे शोइंग अ स्ट्रेंथ, ये बताता है कि उनमें कितनी स्ट्रेंथ थी। रिसाइलेंस, रिसाइलेंस का मतलब है किसी चीज के प्रति कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, जितना ज्यादा आप दबाव डालोगे वो उतना और मजबूत होते थे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ये सोच कर ही मुझे मतलब ख्याल आ जाता है कि हमारे लोग कितनी हिम्मती थे, मतलब जितना उनको अटैक किया जाता था, जितना उनको कितना टॉर्चर किया जाता था, उनमें उतनी ही ज्यादा हिम्मत और जोश और उमंग जोश आ जाता था। चलिए, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. Triumph का मतलब होता है बेटा विजय, विजय, जीत, ठीक है, विजय या जीत। चलो, तो ये क्या कह रहे हैं यहां पर, ये कह रहे हैं मैंने ये सीखा है कि हिम्मत was not the absence of fear. हिम्मत उसमें नहीं होती कि जिसमें कहते हैं ना, जिस आदमी में डर होता है उसमें हिम्मत होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कह रहे हैं, अक्सर लोग ये गलत कहते हैं कि जिस आदमी में डर नहीं होता उसी में हिम्मत होती है, पर नेल्सन मंडेला कह रहा है ऐसा नहीं होता। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, वो कहते हैं डर तो सब में होता है, भय सब में होता है, पर जो भय के ऊपर भौकाल मचा दे, जो भय के ऊपर रक्त चरित कर दे, जो भय को डरा दे, जो अपने डर को हरा दे, डर के ऊपर जो जीत हासिल कर लेता है, उसी में हिम्मत होती है, उसी में करेज होता है, उसी में साहस होता है, उसी में कोई जोश या जज्बा होता है। The brave man is not he who does not feel afraid, but the who has conquered that fear. Wow, it's a very great thing बेटा। कहते हैं कि बहादुर मनुष्य वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, गला भी सबका सूखता है। डर सबको लगता है, लेकिन बहादुर वो आदमी है जो अपने डर पर जीत हासिल कर ले। कॉन्कर द फीवर। कॉन्कर का मतलब होता है जीत लेना, जीत लेना, जीत लेना। तो वो कहता है बहादुर आदमी वो नहीं है कि जिसके अंदर डर नहीं है, बहादुर आदमी तो वो है कि जिसमें पहले डर था, लेकिन अब उसने अपने डर को जीत लिया है। बहादुर आदमी ने अपने डर को डरा दिया है, हरा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। No one is born hating another person because of the color of skin or his background or his religion. यहां पर एक बहुत अच्छी बात बोली है कि कोई भी जन्म के साथ किसी से नफरत नहीं करता। जब किसी का जन्म होता है तो उसमें नफरत ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भाव नहीं होती है। वो ना किसी से जन्म करता है किसके बेस पर कि भाई ये गोरा है, काला, तो उससे नफरत या प्रेम करे, उसका बैकग्राउंड क्या है या उसका धर्म क्या है। हम जब जन्मते हैं तो हम सब एक जैसे होते हैं, ये तो हमें बाद में सिखाया जाता है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, or for love comes more naturally to the human heart than its opposite. वाह क्या बात है। ये कहते हैं कि लोगों को नफरत सिखाई जाती है बाद में, must learn to hate, बाद में सिखाई जाती है, वो सीखते हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो लोगों को प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, लोगों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से नफरत करने से ज्यादा आसान है प्यार करना। किसी से नफरत करो, किसी से घृणा करो, इससे ज्यादा आसान है कि किसी से प्रेम करो। तो ये बहुत अच्छी बात बोली गई है नेल्सन मंडेला ने कि आप जन्म से किसी से दुश्मन या किसी के बैरी नहीं होती है। ये तो समय के साथ आने वाले कुछ भाव है, जब आपके अंदर मन में बैर या क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आने से ज्यादा सरल है कि किसी के मन में प्यार आए, क्योंकि प्यार करना किसी से बहुत आसान होता है। ये नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छी बात बोली है।